हेलो एवरीवन, मैं सोनू वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज इस सीरीज़ का अंतिम सेक्शन पढ़ते हैं और इसके बाद हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको सीखेंगे और एक एक करके उन सारे चीज़ों की गहराई में जाते हुए उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ये जान लें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक के डिटेल को समझेंगे और ये जानेंगे कि आज हम क्या सीख रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। सेकंड टॉपिक है डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसको हम लोग डीसी डायनेमो भी कहते हैं। थर्ड टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि इस सेशन का भी लास्ट टॉपिक होने वाला है, वह है यूज ऑफ फ्यूज। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और हमारा आज का पहला टॉपिक है, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो हम कहेंगे कि एक ऐसा डिवाइस जिससे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, उस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कहेंगे। यानी कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, एज आई हैव earlier told you that is a combination of potential energy and kinetic energy. अब नेक्स्ट टर्म arises here, what is the principle of electric generator? तो हम कहेंगे कि when a motion is created in a magnetic field, then its magnetic flux get disturbed and this causes the induced current। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है किसी भी कारण से, तो उससे करंट इंड्यूस होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। और यही कारण है कि हमारे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो पाता है। यानी कि प्रिंसिपल के रूप में हम कह सकते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंजेज, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी एक कॉइल में चेंज होगा तो हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्राप्त कर सकते हैं, प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इसके बाद हमारा एक टॉपिक शुरू होता है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड हाउ द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए, हम यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ जान जाए थोड़ा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, दैट इज डीसी करंट एंड एसी करंट। तो मेन रूप से हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है वो हमारा एसी जनरेटर है, यानी कि वैसा जनरेटर जिससे अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो देखिए, जो हमारा एसी जनरेटर होता है वह एक रेक्टेंगुलर कॉइल उसके अंदर होता है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया जाता है दो हमारे मैग्नेटिक पोल के बीच में। और जैसा कि हम लोग यह भी जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल में मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती रहती हैं। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है उन दोनों पोल के बीच, और उसका जैसे कि फिगर में दिख रहा है, उसका नाम हम लोग ABCD दे दिए हैं प्राइमरी तौर पे, आप कुछ भी दे सकते हैं। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आर्मेचर कहा जाता है। और देखिए, इसमें क्या होता है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में सॉफ्ट आयरन का इंसुलेटेड, जैसे कोई भी वायर है कंडक्टर वायर, उसका इंसुलेटेड कंडक्टर वायर को लपेटा जाता है और उसके बाद एक कॉपर वायर को उसके बीच में रखा जाता है और इसको मूव कराया जाता है। जब मूव कराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और जो कॉइल है हमारा, जिसको आर्मेचर हम कहेंगे, उसमें दो रिंग जोड़े होते हैं, सर्कुलर रिंग्स, जो कि अटैच होते हैं ब्रश B1 और B2 से। दो सर्कुलर रिंग का नाम हम लोगों ने R1 और R2 दिया है। और B1 और B2 जो दो ब्रश हैं, जो हमारे दो एंड की तरह वर्क करेंगे, दो हमारे कहा जाए कि टर्मिनल्स की तरह वर्क करेंगे और इनसे इलेक्ट्रिसिटी का
प्रोडक्शन हो सकता है। और इसको हम लोग सर्किट से जोड़ेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का माने जो भी हम सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह आर्मेचर रोटेट करेगा तो देखिए जैसे क्या होता है कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हैं, और जब हम उसमें मूवमेंट कराते हैं आर्मेचर का तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में डिस्टर्बेंस होता है और उस डिस्टर्बेंस के कारण एक करंट इंड्यूस होता है। और जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ज़्यादा करंट हमारा इंड्यूस होगा, और जैसे जैसे डिस्टर्बेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट जो है इंड्यूस होगा। तो हमारा आर्मेचर जनरली एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो जैसे ये अपने हाथ को हम रेक्टेंगुलर शेप का इसको मान लें तो इसके एक एंड से एक हमारा रिंग जोड़ा जाता है, दूसरे एंड से दूसरा रिंग जोड़ा जाता है। तो हमारा ये जो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। तो इसमें हम लोग एक बार और रिमाइंड कर लें, जो हमारा इंडेक्स फिंगर होगा वो हमारा डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, हमारा यह जो होगा मिडिल फिंगर ये इंड्यूस्ड करंट को डिनोट करेगा और ये मोशन को डिनोट करेगा। अगर मोशन हमारा यह होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अगर यह है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक बार ये हमारा सर्किट है, मैंने ऐसे हमारा आर्मेचर है, इसको इस तरह से घुमाएं तो इंड्यूस्ड करंट अपवर्ड है तो हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर यही इस साइड आ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण हर बार हमारा डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और इससे क्या होता है कि हमारे करंट का डायरेक्शन भी बार बार चेंज होता रहता है। जनरली हम इंडिया की बात करें तो जितने बार डायरेक्शन एक सेकंड में चेंज होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इंडिया में जो हमारे इंड्यूस्ड करंट का हमारा फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट के रूप में हमारा 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक बार में एक सेकंड में 50 बार करंट के डायरेक्शन को चेंज होते हुए देख सकते हैं। और यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर वर्क करता है। एक बार फिर से समझ लें कि जनरेटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल यह है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करते हैं, इससे करंट इंड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने मोशन कराया जिससे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया और उससे इंड्यूस करंट हुआ। और इस इंड्यूस करंट को हम लोगों ने कंडक्टर वायर के द्वारा अटैच करके एक सर्किट से जोड़ दिया और इससे हम लोग करंट को गेन कर सकते हैं। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में अलग अलग डायरेक्शन के चेंज होने के कारण उसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी बार बार चेंज होते रहता है। और ये करंट का जो बार बार डायरेक्शन चेंज होते रहता है, उस तरह के जो करंट का प्रोडक्शन होता है उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यह समझ पाए कि आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारे माने जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में होता है। टॉपिक्स की ओर चलते हैं। आज सेकंड टॉपिक के रूप में हमारा है डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसको हम लोग डीसी डायनेमो भी कहते हैं। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि डीसी डायनेमो यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर क्या है। तो देखिए एक हम डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करे, यानी दैट इक्विपमेंट्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। तो अब हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ जनरेटर पढ़ चुके हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको एसी जनरेटर कहा जाता है। अब डीसी जनरेटर मेन सेम प्रिंसिपल है कि व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन अराइजेज हियर। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर उठा दिया जाए कि हमारा डीसी जनरेटर कैसे वर्क किया जाता है, तो हमारा सेम वर्किंग प्रिंसिपल है एसी जनरेटर की तरह। हम कहेंगे कि व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड by an armature or a coil, then an electric current is induced, and that is the basic principle behind the production of electricity by a generator। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में की डिस्टर्बेंस हो मूवमेंट के कारण तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और उसी यही कारण है कि हमारा करंट है वो प्रोड्यूस हो पाता है जनरेटर के द्वारा। अब सवाल उठता है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो मेन हम यहाँ कहेंगे कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बेसिक डिफरेंस यही है कि एसी जनरेटर में जहाँ पे रिंग्स जो होते थे वो कंप्लीट होते थे और ब्रश से जुड़े होते थे,
लेकिन डीसी जनरेटर में वही रिंग्स जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद वो हमारे ब्रशेस से जुड़े हुए होने के कारण जो बार बार उनका जो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन स्प्लिट रिंग के डायरेक्टली चेंज हो जाने के कारण जो हमारा ब्रशेस में करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हमारे आर्मेचर में अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन ब्रश में टच होने के बाद वह क्या होता है कि उनका डायरेक्शन एक फिक्स्ड हो जाता है, हमेशा एक ब्रश से हमारे दूसरे ब्रश की तरफ फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करने लगते हैं। तो इसलिए हमको एक ऐसा करंट प्राप्त होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है। तो वही हमारा प्रिंसिपल है, और हमारा सिर्फ रिंग्स के ही डिज़ाइन को चेंज करने के बाद हमारा ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रोडक्शन जो है चेंज हो पाता है। तो इसमें जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे दिख रहा है आपको, तो इसमें भी हमारे दो मैग्नेट लगे हुए होते हैं, उनके बीच हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरह हम डिनोट करते हैं। इसके बाद जब आर्मेचर घुमाया जाता है, उसके बाद हमारे जुड़े हुए हैं दो स्प्लिट रिंग्स, जिसको हम लोग R1 और R2 से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद दो ब्रशेस जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग B1 और B2 से डिनोट करेंगे, और उसे एक सर्किट जुड़ा हुआ है, और उस सर्किट से हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट को ऐड करेंगे तो उससे जब भी हमारा करंट का प्रोडक्शन होगा, यानी करंट फ्लो करेगा, तो हमारा वो सर्किट कंप्लीट होने के कारण हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग हो जाएंगे। तो यही रीजन बिहाइंड है। तो चलिए, इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक के मशीन है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसी को हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी ज़रूरत होती है कि हम ये जान जाएं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो किस तरह की बिजली होती है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका वोल्टेज क्या होता है, और कितने तरह के वायर के द्वारा वो हमारे घरों में आती है। जब हम इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी कि उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाता है। जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है, माने 1 सेकंड में उसका डायरेक्शन चेंज करने का जो दर है, रेट है, वो है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में 50 बार उस इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हमारे इंडिया की यह बात है। और जो जनरल वोल्टेज आना चाहिए हमारे घरों में वो होता है 220 वोल्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे घरों में कितने तरह के वायर जो हैं हमारे घरों में इंटर करते हैं। तो हमको यह पता चलेगा कि हमारे घरों में 3 तरह के वायर जो हैं हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट से आते हैं। फर्स्ट वायर है लाइव वायर, सेकंड वायर हमारा है न्यूट्रल वायर, और थर्ड वायर है हमारा अर्थ वायर। इन तीनों को पहचानने के लिए इनको अलग अलग रंग दे दिया जाता है। फर्स्ट वायर जो है हमारा लाइव वायर, उसका कलर होता है रेड। उसके बाद न्यूट्रल वायर जो होता है उसका कलर जो होता है ब्लैक और लाइट ब्लू हो सकता है। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो वायर है जिसको अर्थ वायर कहते हैं, उसका कलर ग्रीन या येलो होता है। जनरली ये है, माने यही रूल है, लेकिन हम अपने अनुसार अपने घरों में चेंज कर लेते हैं। और यही कभी कभी हमारे घरों में, चाहे कहीं पे भी ऑफिसेस में वायर के नहीं पहचान पाने के कारण दुर्घटना का भी कारण बन पाता है। अब देखिए, जनरली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, और एम्पियर में जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 एम्पियर होते हैं। नॉर्मल करंट का वैल्यू होता है। तो हमारे घरों में जिस घरों में ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिक यूनिट लगे होते हैं, चाहे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वैसे घरों में 2 तरह के सेपरेट वायर्स लगे होते हैं, 2 तरह के केबल लगे होते हैं। एक केबल इसलिए लगाया जाता है उसके हैवी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाया जा सके, जैसे कि फ्रिज, उसके बाद कूलर, हीटर, गीज़र, ये सब चलाया जा सके। तो उसके लिए एक 15 एम्पियर का एक वायर कनेक्शन लिया जाता है। और दूसरा होता है नॉर्मल, जिसमें कि CFL हो गया, फ़ैन हो गया,
और छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसमें हम लोग 5 एम्पियर के इलेक्ट्रिकल को यूनिट को माने इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम लोग उसमें गेन करते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है कि अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या यूज़ है? देखिए, अर्थ वायर जो होता है कि उस तरह के इक्विपमेंट में ज़्यादा यूजफुल होता है कि जो मेटलिक बॉडी के बने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक यूनिट, जैसे कोई भी अगर कटा हुआ वायर है, चाहे ब्रेकेज वायर है, तो उसका कोई कनेक्शन हमारे मेटलिक सरफेस से टच कर जाता है, जिससे उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने लगता है और किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति के उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि अर्थिंग लगाया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है अगर उसके बॉडी में करंट आ रहा है, तो अर्थिंग जो है वो क्या करेगा, उस करंट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हम एक हेवी शॉक से बच जाएंगे। और उसका रेजिस्टेंस जो है, द अर्थ वायर प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस, यानी कि एक लो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे हमारा ज़्यादा शॉक लगने से बच पाते हैं। तो ये रीज़न है। और हमें एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि जो हमारे घरों में वायरिंग जो होते हैं, जनरली वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि जितने भी स्विचेज हैं एक दूसरे से सीरीज में न लग के पैरेलल में लगे होते हैं। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, हमेशा एक समान बना रहता है। अगर हम उसको सीरीज में लगा दें तो इससे क्या फ़ायदा, घाटा हो सकता है कि पहले तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाएगा, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस लो हो सकता है। और उसके बाद दूसरा एक घाटा हो सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे सीरीज में डिस्टर्ब होता है, तो उससे हमारा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसके बाद एक चीज़ और हम इस सेक्शन में जान लें कि एक आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस डायग्राम में हमने 3 वायर बनाए हुआ है। फर्स्ट है लाइफ वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर, थर्ड है अर्थ वायर। तो एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब भी हम फ्यूज लगाते हैं वो हम लोग लाइफ वायर में लगाते हैं। और लाइफ वायर में फ्यूज लगाने का रीज़न है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस सेक्शन है हमारा, कि रीज़न है कि हमारा जब भी करंट का सप्लाई होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वायर आते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में जाके इनपुट होते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर से हम लोग उसको मेन स्विच में भेजते हैं वायर को, और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम लोग हर एक यूनिट के लिए एक सेपरेट वायर भेजते हैं और सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सबको उससे ऐड कर देते हैं और सबके लिए एक सेपरेट स्विच लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और नहीं यूज होने की स्थिति में हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। और अगर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर ख़राब भी हो जाता है तो हम उससे बिना डिस्टर्ब हुए पूरे सर्किट के और सारे इक्विपमेंट को हम लोग चला सकते हैं। तो ये हमारा था सेक्शन। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब होता है हम देखते हैं। देखिए, हमारे घरों में एक परमिसिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, यानी कि उस परमिशन के बाद अगर हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट को चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि एक निश्चित रेट से जो करंट आना चाहिए उस रेट से हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ जाने के कारण हमारे वायर्स जो होते हैं उसके आउटर कवरिंग जो है वो गल जाती है, चाहे बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। इससे क्या घाटा होता है कि हमारे ओवरलोडिंग के कारण आग लगने की भी चांस रहती है, चाहे वायर के एक दूसरे में टच होने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक कंडक्टर वायर से जितना उसका लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा करंट सप्लाई हो
तो उससे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल वायर हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, उसका आउटर कवरिंग जो है वो मेल्ट हो सकता है, गल सकता है और ये हमारे फायर लगने का भी एक कारण होता है। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किटिंग। पहले हम लोग सर्किट को एक बार याद कर ले। सर्किट मतलब होता है कि ऐसा पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। तो उस पाथ को हम लोग सर्किट कहते हैं। तो सर्किट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से उसका अटैचमेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर के टच में आ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा सर्किट तक वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती है। उस छोटे से टच होने के कारण उसी एरिया में हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा अचानक से उस एरिया में करंट का सप्लाई फास्ट हो जाता है और जब करंट का सप्लाई फास्ट होगा तो इससे क्या होता है कि हमारा हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और इससे आग लगने का भी चांस रहता है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किटिंग है, यानी कि अगर एक लाइव वायर एक हमारे न्यूट्रल वायर के साथ अटैच हो जाए तो हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है और इस कारण जो डैमेज होता है उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, स्पार्किंग, और बाद में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और आज के सेशन और इस यूनिट का लास्ट, यूज ऑफ फ्यूज, यानी कि फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं, इसका क्या यूज है। जैसे देखिए, जनरली हम लोग अभी तुरंत जाने कि फ्यूज जो होता है जनरली लाइव वायर में ही लगाया जाता है। लाइव वायर मतलब जिससे हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उस वायर में हम लोग फ्यूज लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक डेफिनेट लिमिट से ज़्यादा हमारा अमाउंट का करंट पास होने लगता है। तो जब ज़्यादा अमाउंट का करंट पास होता है तो इससे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के डैमेज होने का ज़्यादा चांस रहता है, वो जल सकते हैं ज़्यादा बिजली आने पे। तो वैसी स्थिति में जब हम फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज में एक डेफिनेट अमाउंट के इलेक्ट्रिसिटी को माने पास कराने की कैपेसिटी होती है। उस डेफिनेट अमाउंट से इलेक्ट्रिसिटी का जब भी लेवल हाई होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट के कारण वो फ्यूज जो होता है मेल्ट हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आगे के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होंगे वो मेल्ट होने के कारण सर्किट ब्रेक होगा, और जब सर्किट ब्रेक होगा तो आगे के जितने भी बिजली से बने हुए इक्विपमेंट से सारे बच जाएंगे। तो ये था हमारे इस आज के क्लास का लास्ट यूनिट, लास्ट सेक्शन और हमारे सीरीज का भी लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे आग्रह यह है कि आपको यह वीडियो का सीरीज कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, इसको ज़रूर बताइए। कुछ सुझाव हैं तो उसको भी दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें।